सो लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था। किसी को याद है क्वेश्चन क्या था? पहले फर्स्ट ऑर्डर करोगे। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ए नॉट, ऐसा कुछ था जिसका ग्राफ हमने ए और टी के बीच में ग्राफ बनाया था। ए इन द वाई एक्सिस, टाइम इन द एक्स एक्सिस, है ना। हाँ, मैं आपको भेजू क्या? देखो ना, वो शायद उसमें खुलेगा कि नहीं। हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना, जहां पे ये आपका इंटरसेप्ट था, दैट इज ए नॉट, है ना, और स्लोप था आपका माइनस। इसका टी हाफ का भी फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या था? ए नॉट अपॉन टू के, जहां पे ए नॉट है क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने रिएक्शन जिस कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया था वो है वो, ठीक है। ओके, तो यहां तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट सेकंड डालिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, उसमें कैसे शुरुआत किए थे देखो एक बार। एक जनरल रिएक्शन लिए थे ना जीरो ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन का पावर जीरो किया था क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? जिनमें रिएक्टेंट का रेट, है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इससे पावर जीरो था, बट यहाँ पे तो पावर वन होगा ना। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे a reaction is said to be of first order. A reaction is said to be of first order if the reaction is said to be first order if the rate of the reaction if the rate of the reaction depends upon one concentration term only. One concentration term only. One concentration term only. तो देखो, ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं क्या? ए गिव प्रोडक्ट्स, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, ये हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है ना, टू ए गिव प्रोडक्ट्स, यही पॉसिबल है क्योंकि रेट लॉ तो वैसे भी हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं देखते ना। और ए प्लस बी भी तो हो सकता है ना गिव प्रोडक्ट। इस टाइप के रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर के हो सकते हैं, जहां पे क्या होगा, बी पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, बी का पावर जीरो होगा और ए का पावर वन होगा। तो ये तीनों ही हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को ले लेते हैं। चलो लिखना नीचे, कंसिडर कंसिडर अ रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट्स, ए गिव प्रोडक्ट्स, कंसिडर रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, सपोज वी स्टार्ट विथ सपोज वी स्टार्ट विथ सपोज वी स्टार्ट विथ स्मॉल ए यूज करेंगे ना, ए मोल पर लीटर, ए मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट ए, ऑफ रिएक्टेंट ए। यहां पे कैपिटल ए आएगा ना, रिएक्टेंट का नाम तो ए है ना, कैपिटल ए। उसका एक मोल, ए मोल लिए हैं, ए लिखते हैं ना, ए गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनिशियली ये इसका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो वहां पे अपन ए नॉट ले लिए थे, यहाँ स्मॉल ए ले रहे हैं। ठीक है, तो सपोज वी स्टार्ट विथ ए मोल पर लीटर, कॉमा आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, suppose x mole per liter of it, suppose x mole per liter of it
have been reacted, x mole per liter of it have reacted. तो बचा कितना? ए माइनस एक्स. आपने शुरुआत की थी ए से, टाइम टी तक एक्स मोल पर लीटर खत्म हो गया, तो बचा कितना? ए माइनस एक्स. अब आगे का रिएक्शन का रेट ए माइनस एक्स पे तो डिपेंड करेगा ना, कितना रिएक्टेंट बचा है उस पर डिपेंड करेगा. तो स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में, therefore the concentration of A, therefore the concentration of A, therefore the concentration of A, स्मॉल ही आएगा क्या? कैपिटल आएगा ना. हाँ, हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं. therefore the concentration of A after time t, after time t is equals to A minus x mole per liter. A minus x mole per liter. A minus x mole per liter. ठीक है, मतलब इतना बचा है. तो नेक्स्ट लाइन में, therefore the rate of reaction, therefore the rate of reaction, therefore the rate of reaction, rate of reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स. कितने लिखेंगे ना, पावर वन ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है. a माइनस एक्स. नेक्स्ट टाइम में इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. चलिए, dx बाय dt इज इक्वल्स टू a रेट कांस्टेंट a माइनस एक्स. ठीक है, a माइनस एक्स. अब क्या करते थे अगले स्टेप में? इंटीग्रेट. थोड़ा इधर उधर करके, पर वहां भी पहले अपन ऐसे लिखे थे ना, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के था वहां पे, क्योंकि वहां तो पावर जीरो था ना, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया था पूरा. पर यहाँ तो कुछ है ना कंसंट्रेशन, और उस पर डिपेंडेंसी भी है रेट की. तो अब dt को उधर भेजेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट. चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, dt को उधर भेजना और a माइनस एक्स को इधर ले आना. आया ना, क्योंकि यहाँ पे dx है, वहां पे a माइनस एक्स है, तो x वाले को इधर लेके आओगे ना, तब तो इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, और उधर कांस्टेंट रहने दो. ठीक है, तो dt को उधर ले जाओ, a माइनस एक्स को नीचे ले आओ पहले. अगले स्टेप में ऐसा करो, फिर इंटीग्रेट करेंगे. रीअरेंज कर लो जल्दी से. और अगला स्टेप लिख भी लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन. ठीक है, आता है इसका इंटीग्रेशन. क्या करोगे? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, कोई बोला, किसी ने धीरे से बोला, log x क्या होता है? तो वो ln x लिखते हैं ना. क्या लिखते हैं आप लोग? ln x लिख लो. ln, तो यहाँ तो x नहीं है, तो a माइनस एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स. पर यहाँ खत्म नहीं हुआ है. हाँ, उसका क्या करते हैं फिर, इसी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस वन. क्या बात है, a का जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन, तो माइनस लगा दो बस. ये स्टेप समझ में आ जाएगा सबको? अरे हाँ, है ना. ठीक, इधर केटी. ठीक है, और कुछ भूल तो नहीं रहे? प्लस आई, प्लस, वहां भी तो किए थे ना, प्लस आई. डन. चलिए अगले स्टेप पे क्या किए थे आई निकालने के लिए पिछले बार? हाँ, टाइम जीरो, तो कंसंट्रेशन इनिशियल पुट करेंगे. करो पुट. तो लिखो यहाँ क्या क्या लिखेंगे? एट टी इज इक्वल्स टू जीरो. लिखो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स क्या था? एक्स ए नहीं था. एक्स का मतलब क्या है? अपन ने एक्स को क्या एज्यूम किया है कि एक्स मोल पर लीटर इज रिएक्टेड एट टाइम टी, और टाइम जीरो पे तो रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं है, तो एक्स जीरो होगा ना. तो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. पुट कर दो. एट टी इज इक्वल्स टू जीरो. समझ गए ना एक्स को क्यों जीरो ले रहे हैं? बस पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई. क्लियर है सबको? टी जीरो पे तो रिएक्शन हुआ ही नहीं था, तो एक्स तो जीरो ही होगा ना. एक्स हमने क्या कंसिडर किया? व्हाट इज एक्स? इट इज द नंबर ऑफ मोल पर लीटर विच इज रिएक्टेड आफ्टर टाइम टी. तो टाइम जीरो पे एक्स जीरो ही होगा. पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है वैल्यू? आई इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ए. चलो पुट कर दो वहां पे वैल्यू.
नेक्स्ट लाइन में आई की जगह ln माइनस ln a पुट कर दीजिए, ये माइनस ln a माइनस x इज इक्वल्स टू kt माइनस ln a होगा। ये ले जाओ ln a को उस तरफ लेफ्ट साइड में, और प्रॉपर्टी लगा देना log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, log a बाय b। उधर kt है अपना, kt इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस x, हाँ या ना, ln a अपॉन a माइनस x। k को रख के t को उधर भेज दो, k का इक्वेशन निकल गया। व्हाट इज k, 1 बाय t ln a अपॉन a माइनस x, जहां पे a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस x क्या है, टाइम t पे जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है, खत्म हुआ कंसंट्रेशन नहीं, बचा हुआ। आपने a माइनस x किया ना, आपने लिया था a, खत्म हुआ x, बचा कितना, a माइनस x, तो आप नीचे क्या है, a माइनस x नॉट x, तो आपको जो खत्म हुआ है वो नहीं बताना है, समझ रहे हैं क्या, जितना जो बचा है वो बताना है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया k का, t इधर k इधर बेस से तो t का इक्वेशन बन जाता, आया ना, अपन ने वैसा वहां भी बनाया था ना, बना लो यहाँ पे भी, t इज इक्वल्स टू 1 बाय k ln a अपॉन a माइनस x। अगर आप इसको और जीरो ऑर्डर कंपेयर करोगे ना तो आपको दोनों याद रहेंगे एक जैसे। वहां क्या था, t इज इक्वल्स टू 1 बाय k a नॉट माइनस a, यहां भी तो वही, बस ln के कारण डिवाइड में आ गए दोनों। आप सोचो ना, हाँ करेंगे ना, करेंगे वो, फिर 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अपन उसमें भी करते ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन में किए थे ना, 2.303 मल्टीप्लाई करके ln को लॉग में करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपने पास टेबल तो लॉग का ही है, तो विल कन्वर्ट दैट। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये याद रहेगा ना इक्वेशन, इसके जैसे ही तो है पूरा इक्वेशन, बस आप समझो कि यहाँ पे ln लगा दी तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि ln में तो यही करते थे ना अपन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस उस समय जो बचा हुआ कंसंट्रेशन, वो यहाँ भी वही है, बस ln है तो डिवाइड हो गया दोनों, याद रहेगा इक्वेशन, ठीक है। तो नीचे लिखना, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो वो लॉग वाला भी लिख लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग, अगर मैं a नॉट वाले टर्म्स में बात करूं तो a नॉट अपॉन a, ऐसा भी लिख सकते हैं, आया ना। पिछले वाला जो अपन जीरो और डेरिवेशन किए थे ना, वहां पर a नॉट और a यूज कर रहे थे, यहां हम a और a माइनस एक्स ले आए, दोनों चीज एक ही है। स्मॉल a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन था, यहाँ पे अपन a नॉट बोल रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, और a माइनस एक्स बचा हुआ कंसंट्रेशन, a वही था उस समय का कंसंट्रेशन कितना, ठीक है, क्लियर है। देखिए हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं, ठीक। हाफ लाइफ भी निकाल ले, हाफ लाइफ निकाले थे ना, उसमें क्या किए थे हाफ लाइफ निकालने के लिए, टी वाले इक्वेशन में ही, है ना, अब इसमें भी टी को इधर ले जाओ, ऐसा कर लेना, है ना, टी वाले इक्वेशन में ही हमने क्या किया, ए नॉट को ए नॉट रहने देना, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन टू, तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, वो 1/2 ऊपर जाएगा तो log 2 हो जाएगा, log 2 क्या होता है 0.3010, ये वैल्यू याद रखना 0.3010, log 2 होता है 0.3010, मल्टीप्लाई कर देना, हमारा टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा, करो देख लो। अब मैं टी हाफ का वापस डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूं ना, उसमें हमने लिखा था ना, क्या था टी हाफ, इट इज द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, तो बस आप लोग सीधा हाफ लाइफ हेडिंग डालना, सब हेडिंग, और इक्वेशन, ये इसका बस इक्वेशन निकाल लो, बताना कितना आ रहा है, टी हाफ इज इक्वल्स टू, या पहले इक्वेशन तो लिख लो टी का, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, करेक्ट। नाउ एट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, ए बिकम्स ए नॉट बाय 2, बस पुट कर दो वैल्यू, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2, पहले पुट कर दिए, लॉग ऑफ 2 होता है 0.3010, 20 का जीरो देखोगे तो पता चल जाएगा टेबल में,
20 का 0, ये फॉर्मेट में है हमारे नंबर। देखो ना, पॉइंट के पहले एक डिजिट है ना, अरे 2 मतलब 2.0 ही तो हुआ। तो 20 का क्या देखना है आपको? 0। इसको भरोसा नहीं मेरे ऊपर, देख रहे देख लीजिए, मजाक कर, मिला? तो 3010 लिख के सामने पॉइंट लगा देना, दैट इज द वैल्यू ऑफ log 2। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताना क्या आ रहा है वैल्यू। आया क्या? तो हाँ ठीक है, तो 0.693 अपॉन के, बस ये हो गया हमारा टी हाफ का वैल्यू। इसके टी हाफ और जीरो ऑर्डर के टी हाफ में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जल्दी बताओ देख करके। इसका टी हाफ अभी निकाले, और लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकाले थे, दोनों में कुछ, हाँ, और बस वही तो बेसिक डिफरेंस है कि उसका हाफ लाइफ, सुन रहे हैं क्या? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, हाफ लाइफ जितना है उतना ही रहेगा। समझ रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको उस दिन कार्बन का कोई पूछा था ना मेरे से कि कार्बन वो जो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो मैंने कहा था ना कार्बन की हाफ लाइफ 5000 साल कुछ होती है। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जब किसी भी बॉडी का डिसइंटीग्रेशन होता है ना और कार्बन 14 बाहर निकलता है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां कार्बन की हाफ लाइफ इतनी ही होती है, 5000 कुछ साल। वो डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, यानी कि लकड़ी से भी कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होना चालू हुआ या हमारी बॉडी से होना चालू हुआ, दोनों के लिए हाफ लाइफ कार्बन की सेम है, बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, बट अगर जीरो ऑर्डर होगा, मान लीजिए इन्होंने 5 मोल पर लीटर से चालू किया और इन्होंने 10 मोल पर लीटर से चालू किया रिएक्शन को, है ना, तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन जिनकी ज्यादा होगी उनका हाफ लाइफ भी ज्यादा होगा, यानी ये पहले हाफ लाइफ अटेंड कर लेंगे, इनका 5 से 2.5 पहले हो जाएगा, इनका 10 से 5 थोड़ा देर बाद होगा, क्योंकि फर्स्ट जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। एम आई क्लियर? समझ गए ना? बट फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। समझे क्या? चलो कुछ ग्राफ बनाए, क्या उस दिन अपन 3 ग्राफ बनाए थे ना? हाँ, क्या चीज, क्या बोला ग्राफ बनाना है बोला? अच्छा ये, अच्छा तो लिखो, इसके नीचे लिखो फिर, चलो लिखना नीचे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life period of first order reaction is independent of half life, half of life नहीं है, क्या लिखा है, half life period for first order reaction is independent of initial concentration of the reactant, is independent of, समझ गए ना, इंडिपेंडेंट वर्ड मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए कुछ ग्राफ बनाना, मैं आप लोग को ना बस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का टर्म बता रहा हूं, ग्राफ आपको बनाना है, बनाएंगे?
चलो मैं बताता हूं, पहले बनाना, बताऊं? नो सर। हाँ बनाइए ग्राफ लॉग ए और टी के बीच में, लॉग ए और टी के बीच में वाई एक्सिस में रहेगा लॉग ए और एक्स एक्सिस में रहेगा टी। और एक और ग्राफ बनाना, एक्स वाई एक्सिस बस लिख के दे रहा हूं, लॉग ए नॉट अपॉन ए के बीच में और टी। और थर्ड ग्राफ टी हाफ और ए नॉट के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार पता है क्वेश्चन में क्या आता है, ग्राफ दिया रहता है, बोलता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। तो लॉग अगर कहीं दिख जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, ये दोनों ग्राफ में आपको लॉग दिख रहा है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। देखो आपके पास इक्वेशन है, उसको इस तरह से लिखो मैथमेटिकली कि लॉग ए लेफ्ट में रहे, बाकी सारी चीजें राइट में रहे, तब तो आप वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर पाओगे ना, है ना। इतने सारे अपन ग्राफ देखे हैं, इस चैप्टर में भी देखे हैं, पिछले चैप्टर में अपन ग्राफ देख रहे थे, तो ये ग्राफ बनना चाहिए भाई। ये समझेगा क्या किया मैंने, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन तो क्लियर, ये तो था हमारा इक्वेशन, उसी को थोड़ा सा सॉल्व किया। मैंने आपको क्या बोला कि जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उसको इस फॉर्म में लिखो कि लॉग ए एक साइड रहे y इज इक्वल्स टू m, साथ में t आ जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो देखो इसी को सॉल्व किया मैंने, क्या कर दिया, के टी बाय 2.303, ये तो क्लियर है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। बचा क्या वहां पे, लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसको जैसे अपन a माइनस बी को a बाय बी कर देते हैं, तो a बाय बी को a माइनस बी भी तो कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब लॉग ए को इधर लाया, इसको इधर लेके गया, खत्म। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अरे हाँ है ना, वहां पे कैसा इक्वेशन बनाए थे देखो, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, हाँ या ना, इसी का बनाए थे पहला ग्राफ। देखो पूरा सेम है, बस क्या कर रहे हैं वहां पर, लॉग ए आ गया, लॉग मतलब ए के सामने लॉग आ गया, यहाँ पे भी ए नॉट के सामने लॉग आ गया, और वहां पे जो सिर्फ के टी था, अब लॉग किया तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई किए बट इधर आया तो डिवाइड हो गया, समझ गए हो। तो बनाओ, अब तो बनाओ ग्राफ, अब तो पूरा उस गया हूं पूरा, कैसे खिला भी दूं और फिर ऐसा मुंह करके चबा भी दूं, इधर लॉग ए और इधर टी। चलो कैसे बना रहे हो ग्राफ, कंपेयर करो इक्वेशन को, यू विल गेट द थिंग्स। ये वाई एक्सिस में लिखा हुआ है पहले से, दिस इज एम जो माइनस में है, और एक इंटरसेप्ट है ना, अरे वहां पे ए नॉट लिखे थे, यहाँ क्या लिखोगे, लॉग ए नॉट, ये रहा ग्राफ। वहां पे आपने क्या लिखा था,
स्लोप क्या था माइनस के, यहां क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन 2 पॉइंट, बस हो गया ग्राफ। ये पहला हुआ लॉग ए एंड टी के बीच में, समझे क्या? दूसरा ग्राफ क्या बोला हूं, लॉग ए नॉट अपॉन ए और टी के बीच में, कहीं दिख रहा है इस टाइप का इक्वेशन? ये देखो ये रहा, और इसको पकड़ लो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, कैसा बनेगा? हाँ राइजिंग, अब नेगेटिव नहीं है ना स्लोप, अब इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऐसा, समझे क्या? आप जीरो पुट करो ना, आप टाइम को जीरो पुट करो इसमें, पुट t इज इक्वल टू जीरो, यू विल गेट log a नॉट बाय a ऑल्सो जीरो। तो पहला पॉइंट कहां हुआ, ओरिजिन पे, समझ गया क्या? अब वो y इज इक्वल टू mx वाली लाइन चलेगी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ प्लस प्लस कुछ नहीं है ना, इसलिए इंटरसेप्ट नहीं आया, इसलिए पॉइंट मतलब लाइन आपकी ओरिजिन से चालू हुई है, समझ गए क्या? स्लोप, स्लोप क्या है इसका, k अपॉन 2.303, अरे लिखा तो है y इज इक्वल टू mx, कंपेयर तो करो थोड़ा सा, ये ना y इज इक्वल टू mx, ये रहा m स्लोप, हाँ ये वाला, ये ग्राफ ना उसके पहले वाले ग्राफ जैसे ही बना है पूरा, y यानी कि log a इज इक्वल टू m, आपका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कुछ है ना, इसलिए इंटरसेप्ट यहां बना दिए। देखो आप लोगों को मैं जनरल एक बताता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है जिसका स्लोप m है, पर अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा जहां पे ये c है इंटरसेप्ट, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स कर दूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा फॉलिंग, और एम एक्स प्लस सी कर दूंगा तो भी ऐसे ही बनेगा, है ना। एक्चुअली y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स में ऐसा नहीं बनेगा, एक सेकंड सॉरी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स में नेगेटिव साइड में बनेगा, ऐसा कुछ है ना, और एम एक्स प्लस सी कर दूंगा ना तो जो अभी अपन बनाए थे ऐसा वाला फॉलिंग, ठीक है। यार ये सिर्फ ग्राफ हमारे काम का नहीं है, ये वाला काम का नहीं है, बट ये तो अपन बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और बच गया ना ग्राफ, कौन सा, ये तो बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बस क्यों, क्योंकि अभी अपन वो लाइन लिखे है ना कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, ये तो लिखे हो पीछे, ऐसे क्यों दिख रहा है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितना भी ए नॉट कम कर लो, कितना भी ए नॉट बढ़ा लो, टी हाफ तो उतना ही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। चलिए एक सब एंड डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, एक इक्वेशन और डिराइव कर रहे हैं छोटा सा, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि k का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो आप बोलोगे है हमारे पास k इज इक्वल्स टू 1/t ln a नॉट अपॉन a, हाँ है ना, यही तो है ना, 2.303 कर दूंगा तो वो लॉग हो जाएगा, यही तो इक्वेशन है, ये तो हमारे पास है पहले से, बट एक अलग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। मान लीजिए एट टाइम t1 कंसंट्रेशन दी हुई है a1, एट टाइम t2 कंसंट्रेशन दी हुई है a2, तो एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसके लिए k का निकालने के लिए, ठीक है। हाँ क्या लिखे, फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, फ्रॉम कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट at two different times, at two different times, at two different times, ठीक है। चलो स्टार्ट यहीं से करेंगे, वी नो दैट करके लिख लो, वी नो दैट इक्वेशन लिख लो, k इज इक्वल्स टू 1/t ln a नॉट अपॉन a, लास्ट में लॉक करेंगे, ठीक है, अभी ln से चलाते हैं, अभी लिख लो इक्वेशन जल्दी से, वी नो दैट k इज इक्वल्स टू 1/t ln a naught upon a, concentration of initial concentration upon concentration at that time,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना कि टी को इधर लेके चले आना और एल एन को भी फॉर्म प्रॉपर्टी से ब्रेक कर देना। एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए करो, टी को इधर लेके जाओ और एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए ब्रेक करो ये। ओके, यहां से निकाल लो एल एन ए का वैल्यू, एल एन ए का वैल्यू एक साइड एल एन ए रखो लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में फेंक दो। क्या बचा? एल एन ए इज इक्वल्स टू क्या? माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। ये तो अभी कर रहे थे ना अपन पीछे भी, वो ग्राफ बनाने के लिए, बस वो लॉग था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए नीचे लिखेंगे एट टाइम टी वन, at t is equals to t1, at t is equals to t1, let a is equals to a1 and t is equals to t2, अलग कोई टाइम पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है a2, दो अलग अलग टाइम पे। मतलब आपने रिएक्शन चालू किया, 5 मिनट के बाद इतना रिएक्टेंट बचा है, 10 मिनट के बाद इतना रिएक्टेंट बचा है, बताओ के क्या होगा? तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। समझ आ गया? तो दो इक्वेशन बनाते हैं, पहले ये वाला इक्वेशन बनाओ, पुट करो वैल्यू इस इक्वेशन में, ए की जगह ए वन रख दो, टी की जगह टी वन रख दो, बना इक्वेशन। पहले इसके लिए बना रहे हैं अपन इक्वेशन, एल एन ए वन इज इक्वल्स टू माइनस के टी वन प्लस एल एन ए नॉट। ये तो सेम रहेगा ना, कंसंट्रेशन जिससे हमने चालू किया था वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब दूसरा वाला भी पुट कर दो, ये वाला भी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। चलो दूसरा वाला भी देख लो, एल एन A2 is equals to minus KT2 plus ln A naught। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फॉलो कर रहे हैं यहां तक? चलिए नेक्स्ट लाइन में 1 - 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 - 2। चलो करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख के माइनस कर दो और राइट हैंड साइड वाले को, दोनों को राइट हैंड साइड में रख के माइनस कर दो। देखो क्या कुछ कट पिट रहा है क्या? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। हाँ कटेगा क्योंकि दोनों में है, और आप दोनों को माइनस करोगे तो माइनस प्लस वो थोड़ा सा साइन वाइन देख लेना है ना बायो वाले। खैर यहाँ तो मैथ्स वाले भी ऐसे ही है। मुझे के का वैल्यू बताइए, बताना लास्ट, के क्या आ रहा है? बाकी लोग भी करो जल्दी से, के का वैल्यू। इधर के कॉमन ले लोगे है ना, तो अंदर T1 T2 रहेगा, जो भी है प्लस माइनस में देखना कैसा क्या है ना। तो फाइनल के का वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ लेना के कॉमन, इन दोनों में के कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा? T2 माइनस T1, और यहाँ प्रॉपर्टी लगा दे एल एन अपॉन एल एन ए वन बाई ए टू। कर रहे हैं करना भाई, विशेष ऐसा थोड़ा ना बैठना है यार। एल एन ए नॉट कैंसिल तो कर दे, ब्रैकेट ओपन किए इसका पूरा। इधर देखो, यहाँ तो ए वन माइनस ए टू है एल एन, जो कि आपका हो जाएगा एल एन ए वन बाई ए टू, और यहाँ पे आप जब माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ के कॉमन लेने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो अंदर बचेगा टी टू माइनस टी वन। तो वो टी टू माइनस टी वन को आप नीचे डिवाइड करोगे तो वो दिखेगा आपको लाइक दिस, और यहाँ पे होगा कहाँ पे? ये आ रहा है क्या, चेक करो, इसने बोला था वो लाइन। ये आना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप और वो लॉग वाला कर दो, तो क्या करोगे?
यहाँ पे 2.30 मल्टीप्लाई कर देना तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग ऑफ A1 अपॉन A2। ये हमारा इक्वेशन है, समझे क्या? ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में दो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग कंसंट्रेशंस दी हुई है कि आपने चालू किया था इस वैल्यू से, अब तो उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है ना इसमें। देखो कहीं दिख रहा है कि आपको ए नॉट, कहीं पे आपने 5 मोल पर लीटर से चालू किया होगा या 10 से किया होगा, बट इस इक्वेशन में ए नॉट तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद आपको दो डेटा देगा वो कि 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन 8 हो गया, 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन 5 हो गया, जैसे कि रैंडम बोल रहा हूं ना। तो बस आपको यही T1 T2 पकड़ना है, A1 A2 पकड़ना है, वैल्यू पुट करना है, के आ जाएगा। समझ रहे क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही वाला। एनसीईआरटी रखे हो गया? चलो लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बंद कर दो, बुक बंद कर दो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is found to have a rate constant, is found to have a rate constant. A first order reaction is found to have a rate constant, is found to have a rate constant. K is equals to 5.5 into 10 to the power minus 14 यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड, पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड टी हाफ, फाइंड टी हाफ। टी हाफ निकल जाएगा इतने इतने डेटा से, 0.693 अपॉन के ही तो करना है। अरे आप लोग तो डिराइव किए थे ना इक्वेशन अभी। तो टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के। पुट कर दो के का वैल्यू, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। 0.693 अपॉन जो आपकी वैल्यू है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, पुट कर दीजिए इसको। हाँ बेटा, तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख देना साइंटिफिक नोटेशन में। 1.26 इंटू 10 टू द पावर 11 था ना, तो दो पीछे लाए तो दो आगे बढ़ाओगे ना, तो 13 होगा। ये आएगा फाइनल आंसर टी हाफ। क्या बड़ा था ये कैलकुलेशन? नहीं, आगे सबका। एक और लिखते हैं, लिखेंगे शो दैट, शो दैट in case of a first order reaction, show that in case of a first order reaction, show that in case of a first order reaction, comma, the time required, the time required, the time required for 99.9%, for 99.9% of the reaction to take place, the time required
for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half of the reaction. Then that required for half of the reaction. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फिर हम बनाएंगे इसको. बुक दिखाएगा किसी? क्वेश्चन समझे क्या? ये मैंने आपको बीच में एक बार इस टाइप का एक हिंट दिया था ना कि रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो स्पीड भी कम होने लगती है. अब सोचो जितना टाइम उसको आधा होने में लग रहा है उसका 10 टाइम्स और लगेगा 99.9% होने में. 100% भी नहीं, 99.9%. जबकि हम अगर जनरल थिंकिंग देखें तो हमको लगेगा कि आधा होने में अगर 1 घंटा लगा है तो पूरा होने में 2 घंटा लगना चाहिए. बट ऐसा नहीं है ना. इसके साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है रिएक्टेंट की, स्पीड और कम होती जा रही है. ठीक है. अब कितना बचा, कितने? मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, इनिशियल कंसंट्रेशन वाज ए, तो 99.9% होने के लिए कितना मतलब बचा कितना उसके बाद? 0.999 ए. इतना खत्म हो गया ना, तो इतना बचा है बाद में. देखो ये चीज आपने हाफ के लिए कैसे करी, पहले उसको समझते हैं. एल में आपने क्या किया था? ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे ए माइनस ए बाई टू. कैसे ए बाई टू आया था? ये हाफ. तो बचा कितना? ए बाई टू. इससे तो अपन फिर ऊपर लेके गए थे, ए कैंसिल हो गया था और टू बचा था ना. वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं. ऊपर रहेगा ए, नीचे रहेगा बचा हुआ. कितना बचा है? हाफ मतलब 99.9. इतना ही बचा जो नीचे लिखा हुआ है. तो पूरा इक्वेशन वैसे ही रहेगा. टी 99.9% का इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. ये हो गया टी 99.9% का इक्वेशन, और ये रहा टी हाफ का इक्वेशन. समझ रहे क्या? ये रहा टी 99.9 और ये रहा टी हाफ. दोनों को निकालो और डिवाइड कर दो. आपको प्रूफ क्या करना है? टी 99.9 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ. यही तो प्रूफ करना है ना. तो बस आप इसको डिवाइड करोगे दोनों को तो ये आना चाहिए. ये इक्वेशन डिवाइड बाय दिस इक्वेशन. ये दो तो कैंसिल हो जाएगा. देखो होगा कि नहीं होगा कैंसिल. बस इन्हीं को आपको बस सॉल्व करना है. तो ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो फिर बताता हूं. ठीक है, लिखो पहले टी हाफ के लिए लिख लो और फिर टी 99.9 के लिए लिखो. आप ये ए बाई टू में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, इसलिए देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं ना 0.5 ए. क्यों 0.5 ए? 50%. तो वैसे ये भी तो लिखा है. अरे हाँ है ना. आपने 50% को डिवाइड बाय 100 किया तब तो 0.5 आया. वही आप इसके साथ भी करोगे ना. 99.9 को डिवाइड बाय 100 तो यही तो आएगा ना. तो भेदभाव नहीं करो. जो हाफ लाइफ निकालने के लिए कियो ना, वही कोई भी टाइम निकालने के लिए कर सकते हैं. मैं बोल दूं, बताओ टी 75 क्या होगा? टी 75% क्या होगा? तो क्या करोगे?
ए अपॉन ए माइनस 0.75 ए, 90% क्या होगा, ए अपॉन ए माइनस 0.90 ए। जैसे आपने हाफ लाइफ के लिए किया वही काम आपको अब किसी भी परसेंटेज के लिए करना है। क्लियर है? चलिए करिए, ट्राई करिए। लास्ट में ये होना चाहिए बस 10 टाइम्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है ना, वो आप लोग करेंगे होमवर्क, पर ये अभी करके जाओ। हाँ तो log 1000 क्या होगा, log 10 to the power 3, 3 हो जाएगा पूरा। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी ए मोल पर लीटर, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस ए बाई 2, या फिर लॉग ऑफ 2, ये तो अपन निकाले हैं फॉर्मूला, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2, ठीक है। सेम काम टी 99.9 के लिए भी कर लेते हैं, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस 0.999 ए। यहां कितना बचेगा, ये 0.001 है ना, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए कैंसिल कर दूं, 1 अपॉन 0.001, जो कि 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10 टू द पावर 3, जो कि 3 हो जाएगा पूरा। और ये log 2 की वैल्यू पुट कर दो ना, एक स्टेप और लिख रहा हूं यहां पे, log 0.3010, सॉरी log क्यों आया फिर, इंटू 0.30, log 2 की वैल्यू डाल दिया मैंने, ठीक है। अब डिवाइड कर दे, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसको भी एक्चुअली इसको 2 मत दो, एक स्टेप और लेके जाओ, log की वैल्यू डाल के फिर 2 देना, 2.303 अपॉन के इंटू 3, हाँ या ना, log 10 टू द पावर 3 3 होगा, 3 जम करके सामने आएगा, और log 10 1 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलो 2 डिवाइड बाय 1 करूं कि 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड, क्योंकि हमारे को टी 99.9 ऊपर चाहिए ना, तो 2 डिवाइड बाय 1 कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, टी 99.9 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते बाद में काटेंगे, 2.303 अपॉन के इंटू 3 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, ये पूरा कैंसल, और ये क्या बचा, अप्रोक्सीमेटली 10। समझे क्या, है ना। इसका 10 11 12 कर लिए थे ना अपन, हाँ, है ना। चलो ये कुछ होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन इसको करके आना है ना। तो एक है क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो बुक नहीं लाया कहीं कॉपी में लिखो, ऊपर कहीं मार्जिन में, कहीं तो भी कुछ भी लिखो, है ना, याद रहे ये होमवर्क है हमारा। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा होमवर्क, फिर क्वेश्चन नंबर 16, 13 के बाद 16, 18, 18 भी इसके जैसे ही है, वहां बस 99 दिया है, यहाँ 99.9 था, वहां दिया है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। वहां हाफ लाइफ से कंपेयर करना था ना, यहाँ आपको क्या करना है, 90 और 99 के बीच में रिलेशनशिप बताना है। यानी कि अगर आपको 19% होने के लिए 5 घंटे लगे होंगे, तो 99 होने के लिए 10 घंटे लगने चाहिए, डबल। यहाँ टी हाफ से कंपेयर किए ना अपन, वहां टी 90 से कंपेयर करना है, यानी कि वहां क्या प्रूव करना है, टी 99 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी 90। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, 19 कौन कौन सा हो गया, 13, 16, 18, 19।
ठीक है चलो इतना बनाना। हाँ 4 हो गए ना, 13, 16, 18, 19। The rate constant for a first order reaction is 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/10 value? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/10। मतलब अगर ए से आपने शुरुआत की है तो वो ए बाय 10 कब होगा, मतलब ये आपको ऑलरेडी ए माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। रेड्यूस्ड टू बोला है ना, रेड्यूस्ड बाय नहीं बोला है, थोड़ा सा इंग्लिश है ना। ए से चालू किया एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 1/10 ऑफ इट्स वैल्यू। तो आपने शुरुआत ए से की थी तो ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे ए बाय 10 आएगा। इस जैसा क्वेश्चन दिया जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना उसके जैसा ही है, वो 1/16 है, ये आपका 1/10 है। क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी दिया है ना उसमें 1/16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वो हुआ। और कौन सा बोल रहा है, कौन सा, बी वाला, बी वाला ना, जिसमें log वर्क की वैल्यू दी हुई है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, टी हाफ दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75%, यही तो अभी बता रहा था। ये तो करो ना, अब हो जाएगा ना। अब तो कोई भी परसेंट 75 के बाद 70 दूंगा तो भी हो जाएगा, बस आपको नीचे डिनोमिनेटर चेंज करना रहेगा यहाँ पे बस। ठीक है, क्वेश्चन, टू रिएक्शन ऑफ द सेम ऑर्डर हैव, ये बताऊंगा, अभी अपन यहाँ पहुंचे ही नहीं है। ये टेम्परेचर वाला है ना, जैसे अपन ने वहां पे नर्स इक्वेशन पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ेंगे एरिनियस इक्वेशन। वहां नर्स इक्वेशन किसका था, एकदम रेडी है जाने के लिए, एकदम ऐसे कर, जैसे वहां पे नर्स इक्वेशन किसका वेरिएशन था, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे कैसे इफेक्ट कर रहा है या कैसे डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो नर्स इक्वेशन था। वैसे यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी अपन टेम्परेचर और कैटलिस्ट नहीं पढ़े, आपको याद है ना, अभी हम कंसंट्रेशन पे ही हैं, उस पर अपन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा जहां पे अपन टेम्परेचर और कैटलिस्ट का डिपेंडेंसी देखेंगे, तब बताऊंगा यार, ठीक है। चलो थैंक यू।